हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको पॉलिटी का माइंड मैप पढ़ा रहे थे। तो पॉलिटी के माइंड मैप में नेक्स्ट कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ाया था कि एम लक्ष्मीकांत ने पॉलिटी को 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में हमने बताया था कि पहला भाग जो था संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे में 11 लेसन थे, जिन लेसनों का हमने माइंड मैप बनवा दिया है। आप लोग चाहेंगे तो उसको याद कर सकते हैं। विशेष तरीके से हमने उसको अपने वे पर उसको माइंड मैप बनाने का प्रयास किया है, और ऐसा माइंड मैप है कि अगर आपको ढोलक के साथ चित्र को याद कर लेंगे माइंड में आंखें बंद करके, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने माइंड मैप पूरा करवाया है। किसका? संवैधानिक ढांचा भाग 1 का। अब ये है भाग 2। ये क्या है? भाग 2 है सरकार की प्रणाली। अभी सरकार की प्रणाली में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। 5 टॉपिक में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था। दूसरी पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था। तीसरी पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। चौथा पढ़ेंगे अंतरराज्यीय संबंध, और पांचवा पढ़ेंगे आपातकाल। इसमें 5 लेसन पढ़ेंगे। हमने बताया था कि संवैधानिक ढांचा जो था पहला भाग था, और दूसरा भाग है सरकार की प्रणाली। तीसरा भाग पढ़ेंगे हम लोग केंद्र सरकार। चौथा भाग पढ़ेंगे राज्य सरकार। पांचवा भाग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। छठा भाग पढ़ेंगे इसके संघ राज्य क्षेत्र तथा इसके क्षेत्र। तो पांचवा पढ़ेंगे वो, और छठवां और सातवां पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। आठवां पढ़ेंगे आपका गैर संवैधानिक निकाय। नवा पढ़ेंगे संवैधानिक नियम, गैर संवैधानिक नियम, गैर संवैधानिक निकाय के आयाम। और आपका 10वां पढ़ेंगे हमारा राजनीतिक गतिशीलता, और 11वां पढ़ेंगे आपका संविधान की कार्य प्रणाली। किस प्रकार संविधान कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया था, पहला भाग पढ़ रहे थे संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा में 11 लेसन हमने पढ़ा दिया था। कौन कौन से लेसन पढ़ाया था, आपका रिवाइज करवा दे और माइंड मैप बनवा दे। कि पहला लेसन हमने बताया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, क्या था कि हमने संवैधानिक ढांचा किस प्रकार बना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थी, इतिहास में उसका वर्णन कैसे है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था संविधान का निर्माण। तीसरा पढ़ा था संविधान की विशेषता, और चौथा आपका पढ़ा था कि संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। पांचवा पढ़ा था संघ राज्य क्षेत्र और इसके राज्य पढ़ा था। और छठवां पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, नागरिकता। सातवां पढ़ा था आपका मूल अधिकार। आठवां पढ़ा था डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और नवा पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पढ़ा था। फिर 10वां पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, 10वां हमने पढ़ा था संविधान संशोधन। और 11वां जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान 11वां लेसन पढ़ा था। अब इसमें हम बात करते हैं भाग 2 में सरकार की प्रणाली कैसी, सरकार किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार वर्क करती है, इसकी प्रणाली पढ़ रहे हैं। तो भाग दूसरा पढ़ रहे हैं। तो भाग दूसरे में पहला लेसन है संसदीय व्यवस्था। दूसरा लेसन जो हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था, जो कनाडा से ली गई है, और संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय व्यवस्था है क्या, संसदीय व्यवस्था कहते किसे हैं, कहते किसे है संसदीय व्यवस्था की यह वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं निर्णयों का, वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में प्रचलित है। ब्रिटेन, जापान, कनाडा तथा भारत में प्रचलित है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं। अब संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता संसदीय सरकार की कि नामिक कार्यपालिका होगी। कैसी संसदीय व्यवस्था है, नामिक कार्यपालिका। नामिक का मतलब जैसे राष्ट्रपति होता है, नामिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, पहला फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति होता है, तो नामिक होता है। जैसे कहते हैं कि काल्पनिक कह सकते हैं, क्योंकि गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब चुनाव के माध्यम से जिसका चयन किया जाए, तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होकर के आता है। तो नामिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, नामिक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। फिर इसमें क्या होता है कि बहुमत दल का शासन होता है। ये जो संसदीय सरकार की विशेषता है, इसमें क्या होता है कि बहुमत जिस दल के पास ज्यादा होगी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस हुआ, और जनता पार्टी हुई, या बहुजन समाज पार्टी और सपा पार्टी, ये सब तो लोकल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल पहले
राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो कहने का तात्पर्य कि बहुमत दल का शासन, ऐसा दल जिसका बहुमत पूरे भारत में सबसे ज्यादा होगा उसकी सरकार बनती है। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है कि संसदीय सरकार की विशेषताओं में एक विशेषता होती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब सब लोग चुनाव के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और राजनीतिक एक रूपता होती है और दोहरी व्यवस्था होती है। जैसे केंद्र में अगर कांग्रेस बीजेपी सरकार है तो कभी कभी किसी किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो दोहरी भी सदस्यता हो सकती है, दोहरी कानून चल सकता है। राजनीतिक एक रूपता होती है, दोहरी सदस्यता हो सकती है। फिर क्या होता है कि संसदीय सरकार की एक विशेषता और है कि निचले सदन का विघटन, मतलब लोग निचला सदन क्या है लोकसभा, उच्च सदन क्या है राज्यसभा, तो निचले सदन लोकसभा का विघटन हो जाता है इसमें संसदीय सरकार की विशेषताओं में। और इसमें क्या होता है मंत्री पद जो गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं, किसकी लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, किस सरकार में, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। तथा राष्ट्रपति शासन भी होता है। इसमें क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में यदि कोई राज्य कानून तथा विधि के अनुसार शासन या प्रशासन करने में सक्षम नहीं होता है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जो राज्यपाल के माध्यम से गवर्न किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन की विशेष व्यवस्था क्या होती है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है कि राष्ट्रपति का प्रभुत्व होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रभुत्व होता है और विघटन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद विधायिका कार्यपालिका की शक्ति अलग अलग होती है। क्या होती है, विधायिका जो होती है और कार्यपालिका होती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस पर कार्य करवाती है, तो दोनों की शक्तियां अलग अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर राजनीतिक एक रूपता हो भी सकती है और नहीं भी। राजनीतिक एक रूपता अर्थात राष्ट्रपति शासन में राजनीतिक एक रूपता हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे कि मान लो कि राष्ट्रपति शासन है, राज्य में भी मतलब बीजेपी थी और बीजेपी का ही राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राजनीतिक एक रूपता हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो बीजेपी विकसित हो गई तो उसमें राजनीतिक एक रूपता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और गैर उत्तरदायी होती है। पर इसमें उत्तरदायित्व नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति शासन होता है, इस पर राज्य पर राष्ट्रपति का शासन होता है और एकल संविधान की तरह कार्य करने लगता है। जैसे हमारी व्यवस्था है संघीय व्यवस्था है और एकल के फॉर्म में चली जाती है, एकात्मकता के रूप में चली जाती है, तो इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, फिर पढ़ते हैं संसदीय व्यवस्था की स्वीकारता के कारण। अब संसदीय व्यवस्था हमने क्यों स्वीकारा, और भी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नहीं, और भी व्यवस्था हम अध्यक्षीय व्यवस्था स्वीकार सकते थे, और हमने क्यों संसदीय व्यवस्था ही स्वीकारा। इसका विशेष कारण होता है कि जो हमारे आदतन होता है, जैसे हम लोग वही कार्य करना पसंद करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे माता पिता ने किया। जैसे हम लोगों के माता पिता ने विद्या को, शिक्षा को अग्रसर किया, बढ़ाया, तो हम लोग शिक्षा में, कुछ लोग होते हैं जिनके माता पिता बिजनेस की ओर होते ज्यादा रुख करते हैं, वो बिजनेस की हो जाता है। जिसके माता पिता अपना डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की ओर ले जाते हैं। जिसके माता पिता मास्टर होते हैं वो मास्टर की ओर ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई, तो कहने का तात्पर्य संसदीय व्यवस्था इसलिए अपनाई क्योंकि हमारे पास पहले से ही संसदीय व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटेन का शासन था तो ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था थी, संसदीय, तो पहले से हम लोग संसदीय व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए संसदीय व्यवस्था अपनाई। फिर इसमें क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। विधायिका और कार्यपालिका इसमें क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव के रोक सकते हैं इसमें। फिर भारतीय समाज की प्रकृति है, मतलब भारतीय समाज की ऐसी प्रकृति थी कि हमको संसदीय व्यवस्था अपनाना ही पड़ा। फिर क्या हुआ कि संसदीय व्यवस्था में जो रखा गया है, तो केंद्र में अनुच्छेद 74 और 75 में रखा गया है, तथा राज्यों में 163 और 165 में रखा गया है किसको, संसदीय व्यवस्था को। और इसमें शक्ति का बिंदु, केंद्र बिंदु क्या होता है, कैबिनेट होती है। कैबिनेट में क्या होता है, मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, तथा इनकी सलाह से ही कोई काम प्रधानमंत्री बाखूबी और अच्छे ढंग से करता है। पहले क्या था, इंदिरा गांधी काल में आपातकाल लगा तो उसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ही डिसीजन ले लेता था और सीधे जाकर के राष्ट्रपति से कह करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, या आपातकालीन प्रावधान का घोषणा कर दी, आपातकालीन घोषणा कर दी।
तो अब वर्तमान में ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कैबिनेट के सभी मेंबर्स अपनी हामी नहीं भर देंगे तब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपातकालीन घोषित नहीं करवा सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, सरकार की प्रणाली, हमारी सरकार की प्रणाली संसदीय प्रणाली है, हमने संसदीय प्रणाली पढ़ा। इसके बाद में कुछ संघीय प्रणाली है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। और पढ़ते रहिए और दमदारी से पढ़ते रहिए और इसका माइंड मैप बनाते रहिए। माइंड मैप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर याद हो जाएगा, पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।